Hello students, welcome to the chemistry class. So in last class we were studying quantum numbers and we have finished all the four quantum numbers. अब उसमें जो लास्ट क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था रिलेटेड टू द डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। मैंने बोला था आपको कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सो वो ये पॉइंट था, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि हमें क्या पढ़ना है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर में। तो मैंने आपको थोड़ा सा बोला था स्पेस छोड़ दीजिएगा, तो जो स्पेस हमने छोड़ा था उसमें आप आगे लिख लीजिए डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब स्पिन क्वांटम नंबर बताने के बाद मैंने क्वांटम नंबर निकालना सिखाया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमने उसमें ये भी देखा था कि हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमने देखा था एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में हमारे पास तीन ऑर्बिटल होते हैं जिनको हम पी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, करेक्ट। ये हमने इस तरह के डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास में। इसको हमने बोला था ये हमारे पी सबशेल के पी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें तीन ऑर्बिटल आएंगे, एम की वैल्यू तीन आएंगी, और ये क्या था हमारा एस ऑर्बिटल था। तो इसमें पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, एस का एक ऑर्बिटल, पी के तीन ऑर्बिटल। तो अब अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो अब ये सब क्या है, पहले शेल आएगी, शेल के अंदर सबशेल होगी, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरा होगा। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है। तो हमने क्या किया, अब जैसे आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखा है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी केवल सेल के बारे में पढ़ रखा है, के एल एम एन, और हमने ये पढ़ा है कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं कि पहले शेल में 2 गए के में, फिर एल में कितने गए 8 गए, एम में कितने गए 18 गए। बट अब हम सेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो जब हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भर के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिसमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अभी मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि पेयर्ड स्टेट में, जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, या जब भी इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये अभी के लिए समझा रहा हूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा नहीं तो इसलिए। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक भी एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डायामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज पैरा magnetic, okay, and this is diamagnetic. So अगर किसी भी एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एटम या मॉलिक्यूल किसी की भी बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेचर में उसको हम बोलते हैं वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे दे रखा है पॉइंट। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो हमने हेडिंग डाली है उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ कहां से कहां तक लिखना है, वो आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे ये पॉइंट, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल, ये लिखा है इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल आर पेयर्ड, अगर सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड है, दे बिहेव एज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ऑर्बिटल है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में प्रेजेंट है।
कोई भी ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और अगर सिंगल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे सब लोग, क्या फर्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे जो यहाँ पे दे रखी है, हम पहले हेडिंग डालेंगे ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, और उसमें हम लिखेंगे इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल आर पेयर्ड दे बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। केवल यहाँ तक पहली हेडिंग डालेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है ना? सो ये मैं डायमैग्नेटिक जो मैंने इधर लिखा है इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरा पहले हेडिंग हो जाएगा। नोट्स में आपको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट हेडिंग। फिर दूसरी हेडिंग सब लोग डालेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में हम कहां से कहां तक लिखेंगे, यहां से इफ एटम, ये जो मैं टिक कर रहा हूं, इफ एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे इफेक्ट आता है इसमें वो हम अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं, जब हम पूरा क्वांटम नंबर खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अभी के लिए आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बस डेफिनेशन नॉर्मल लिख लीजिए। डायमैग्नेटिक मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल आपको क्या याद रखना है, डाया लिखा हुआ है ना, डाया मतलब आप याद रखिए 2, तो डायमैग्नेटिक का मतलब जहां पे पेयर्ड होंगे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट विल बी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब सिंगल, एक भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक भी एटलीस्ट वन, ठीक है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ लिखा है इफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस है वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद द मैग्नेटिक मोमेंट of a paramagnetic substance is related to the number of unpaired electron in the species। अब उसके नीचे सीधा बस एक फॉर्मूला है, पहले आपने डायमैग्नेटिक की हेडिंग लिख ली, पैरामैग्नेटिक की हेडिंग लिख ली, उसके नीचे आप सीधा एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला जो वहां पे दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में ही आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक में 0 हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, उसके नीचे ही पॉइंट डाल के मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2 म्यू बी, वेयर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू भी क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोर मैग्नेटॉन, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, और ये यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, म्यू भी इज द यूनिट, और मैग्नेटिक मोमेंट आप लिख लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ट्राई करता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। नोट कर लिया सबने मैग्नेटिक मोमेंट, सीधा हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2 म्यू बी है बोर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने आज क्या पढ़ा है, डायमैग्नेटिक क्या होता है उसको नोट करना है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो नोट करना है, देन नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्पिन क्वांटम नंबर में जो था मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो आपने स्पेस छोड़ा था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है। याद करो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमने इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड भी घूमता है लाइक एन अर्थ, और उसके बेस पे स्पिन क्वांटम नंबर आता है। अगर सबको याद हो तो हमने दिखाया था इस तरीके से एक सर्कल बना के, और ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर दूं तो मैंने दिखाया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो एक्सिस है किस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, तो ये मेरा एक्सिस हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक मैंने बना दिया सर्कल, और फिर ये मेरा एक्सिस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक बार हमने दिखाया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक बार हमने ऐसे दिखा दिया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, करेक्ट, याद है सबको। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पढ़ा था कि दोनों में से किसी को, अगर मैं एक को मैं +12 से दिखा रहा हूँ तो दूसरे को मैं
-½ से रिप्रेजेंट करूंगा। करेक्ट है ये। सो ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, और इसकी वजह से हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है उसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। इट्स बिहेव लाइक अ टीनी पार्टिकल ऑफ मैग्नेट। याद है सबको, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो टीनी पार्टिकल ऑफ मैग्नेट। तो जब हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखो ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक के घूमने से और जो दूसरे से बनती है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में ये नेचर में कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बोलूं इसका वाला ये दिखा रहा हूं डायरेक्शन, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों की हमने स्पिन अपोजिट दिखाई है, तो एक से का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बचता, और इस वजह से यहाँ पे ये कैसा हो जाता है, नेचर में पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक में देखिए हमने पढ़ा है कि ये क्या कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए आएगा, केवल किसके लिए आएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, √n+2 म्यू बी। करेक्ट। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। जब जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है। तो इसलिए पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम केवल n पे डिपेंड करता है, जो कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको, ठीक है। तो बट ये सब आपको लिखना नहीं है, केवल आप वो फॉर्मूला लिख लीजिए, क्वेश्चन करते टाइम वो आपको यूज होना है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू √n+2 डॉट म्यू बी। म्यू बी वहां पे क्या है, उसकी यूनिट है, और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वजह से ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, इसलिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है वहां पे सबको। चलिए, तो ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने समझा दिया कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर हमारे खत्म हो गए। अब हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम उसी पे वापस आते हैं। हमने लास्ट क्लास में सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर देखा था। तो अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, पहले हम नॉर्मल एग्जांपल से ही बात करते हैं। हम क्वांटम नंबर्स के रिस्पेक्ट में जो हम एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे थे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर है 8। इसके हम 8 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा क्वांटम नंबर क्या बताता है, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एड्रेस होगा। तो हमें ये देखना है कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर मिलने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं तो हम ये दिखाते हैं 2 and 6। पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 6, है ना। तो 2 ही शेल है इसके पास, 2 शेल है। अब पहले मैं n इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। एंड l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रहेगी, 1 तो आएगी नहीं, क्योंकि l कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 to n-1। सबको याद है ना ये पॉइंट। सो 0 to, तो ये m0 हो गया आपका। रुकिए 1 मिनट में चेक कर लूं। m0 के बाद कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इट्स वर्किंग और नॉट, यस इट्स गोइंग ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा m0 हो गया, ठीक है। m0 के बाद आगे कौन सा पॉइंट आएगा, m0 के बाद s अगेन दिखा देंगे प्लस माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ s में भी भर दिए। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, L1 आएगा, M क्या आ जाएगा, इस बार M आएगा -1, 0, +1। करेक्ट, ये 3 मैंने दिखा दिए ऑर्बिटल्स। और उसके रिस्पेक्ट में S क्या क्या दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये अभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें रूल होता है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे देखो ये S का ऑर्बिटल था, S M0, ये देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये देखो ये क्या लिखा है, M0,
m0 मतलब s की बात हो रही है, s सबशेल की बात हो रही है ना, ये s वाला, ये वाला s नहीं, s सबशेल। यहाँ भी m0 तो कौन सा सबशेल, s सबशेल। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, सॉरी एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, जो दो हमने यहाँ लिखा है। लेकिन जब m L1 हो जाएगा तो m में तीन ऑर्बिटल आते हैं, और L1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p सबशेल को। समझ में आ रहा है ना सबको, ये तो सबको ही पता है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बता देगा मुझे, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ऑब्वियसली नहीं बता सकते, बट मैसेज आप कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था चारों क्वांटम नंबर जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड मुझसे डाउट पूछिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये L0 जो है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है S सबशेल, और हमने पढ़ा है कि S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, m0, तो ये होता है मेरा s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये दो दिखा दी। यहाँ भी L0 m0, ये L1 है, तो यहाँ ये p सबशेल। p सबशेल में तीन ऑर्बिटल आते हैं, -1 0 +1। अब इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो n2 के लिए मुझे भरने कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ भर दिए, ये S0 के लिए, सॉरी m0 के लिए, m0 के लिए मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 मुझे यहाँ भरने हैं। अब देखो उन 4 को भरने का दो तरीका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो दो तरीके हैं, दो डिफरेंट वेज, वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये हुआ, मैंने भरा 1 2 3 4, ठीक है। और भी ये मतलब कहने को तो आप फिर किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेज बना सकते हो, बट मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि एक बार मैंने क्या किया, डबल डबल भर दिया डायरेक्ट। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक भर रहा हूँ। जब ये 3 भर गए, फिर मैंने चौथा यहाँ से स्टार्ट किया, चौथा ये डाउनवर्ड, फिर पांचवा ऐसे जाएगा, छठा ऐसे डाउनवर्ड। तो अब इन दोनों में जो करेक्ट वे है, करेक्ट वे ये वाला है, ये नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रूल के अकॉर्डिंग आता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे वो अभी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो रूल आएगा वो ये बोलता है कि जब भी, जैसे s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, जो ये m0 दिखाया था। m0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को। सो m में s का एक ही ऑर्बिटल है, तो उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन जाने ही जाने हैं। लेकिन जैसे p की बात, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, इसके बाद d आएगा, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p d f इन सब में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है। तो जब इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक एक करके भरते हैं जब तक कि सारे ऑर्बिटल भर ना जाए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये एक्चुअली रूल होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए क्वांटम नंबर लिखने के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक करके भरा है। ये देखो -1 जो दिखा रहा है, -1 में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, टोटल 6 थे, टोटल n2 में 6 भरने थे। उन 6 में मैंने दो s ये वाले L0 के लिए भर दिया है, ये L0 के लिए मैंने 2 भर दिया है। अब L1 के लिए मुझे 4 भरने हैं, तो 4 भरने के लिए मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, p के 3 ऑर्बिटल। तो p के 3 ऑर्बिटल तो मैं एक एक करके भरूंगा, 1 2 3, फिर चौथा यहाँ से स्टार्ट करूंगा वापस, जिसको मैंने डाउनवर्ड दिखाया। तो ये करेक्ट वे हो जाएगा, ये रॉन्ग वे, ठीक है। तो आप केवल ये करेक्ट वे वाला भी के लिए नोट कर लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ ये आगे एक रूल के अकॉर्डिंग आएगा, वो रूल हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों सिंगल सिंगल हम भर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने मान लिया है +½ मैं ये जूम कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं +½ से दिखा रहा हूँ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसे दिखाऊंगा, -½ से। तो 3 में इस केस में मेरे पास 3 अपवर्ड डायरेक्शन है, तो 3 अपवर्ड डायरेक्शन है, तो मेरे पास s की जो वैल्यूज आएंगी, वो s की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आई जाएंगी, s की वैल्यूज मैं जो दिखाऊंगा वो मैं 3 +½ से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया। बट ये मैंने पहले भी बोला, ये फिक्स नहीं है, ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन वाले को प्लस से दिखा रहा हूं। अगर मैं अपवर्ड वाले को माइनस से दिखा दूंगा तो डाउनवर्ड वाला प्लस हो जाएगा। अब 3 प्लस हो गए, बाकी बचा एक s क्या है, -½ है। और ये मैंने लिखा है -1 के नीचे ये वाला ऑर्बिटल, 0 के नीचे ये वाला ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स। तो -1 के 0 मान लो ये आ गया, 0 के नीचे ये आ गया, +1 के नीचे ये आ गया। तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 3 के लिए +½ क्योंकि 3 की अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई है, 1 के लिए -½ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर ही भर दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही 8 इलेक्ट्रॉन हमने देखे कि हमारे पास है, यही 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके कर रहे थे हम 2 और 6, तो हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन थे।
अब हम इन 8 इलेक्ट्रॉन का 1 बाय 1 अगर सबका अलग अलग मुझे प्रॉपर लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, चलिए ठीक है 1 बाय 1 करके हम सारा लिखते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या क्या मिला है, चारों क्वांटम नंबर N1 L0 M0 एंड S मुझे क्या है, मैं पहले वाले को मान ले रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन वाला है प्लस हाफ, तो दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा माइनस हाफ। पहले शेल में देखिए यहाँ पे हमने N1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। N1 के लिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सो ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है, तो पहले मैं अपवर्ड वाले को पहला इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ, तो दूसरा सेकंड वाला हो जाएगा ऑब्वियसली। तो एक को मैंने प्लस हाफ बोल दिया पहला वाला, तो दूसरा वाला मेरा माइनस हाफ हो जाएगा। सो मैं वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो उस रिस्पेक्ट में मेरे पास M0S हाफ। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे चारों क्वांटम नंबर पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, N1 L0 M0 एंड S माइनस हाफ। करेक्ट यही आएगा। चलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन का तो N1 कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब N2 में आते हैं। N2 में पहला क्या आता है, L0 आता है। L0 जो मैंने अभी पिछले पेज पे लिखा है उसी से मैं लिख रहा हूं। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे थे, एक को मैंने प्लस हाफ दिखा दिया, दूसरे को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था माइनस हाफ के साथ। सो N मैंने यहाँ पे अगेन 2 है, अब तो बाकी सारे N2 में भरे हुए हैं, लेकिन ये L0 में था, ये M0 में था एंड ये S माइनस हाफ में था। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, N2 ही है, L1 है, हाँ N2। अब देखो L की वैल्यू क्या है N2 में, अब हम N2 में L0 खत्म करके L1 पे आ रहे हैं। N2 में L0 हमने 4 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए N2 है और L1 है। सो L की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1, M की वैल्यू क्या है। अब L2 में देखिए, L2 में ये हमारे पास जो L1 है, N2 में जो L1 है इसमें M की 3 वैल्यूज है, -1 0 +1, और इन तीनों को मैंने क्या बोला पहले एक एक करके हम भरेंगे। तो पहले मैंने अपवर्ड वाले भरे, अपवर्ड डायरेक्शन वाले भरे, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ तक भर दिए थे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मतलब ये वाला देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब ये होगा पांचवा जो इसमें दिख रहा है, पांचवा अपवर्ड, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये अपवर्ड छठा इलेक्ट्रॉन, ये अपवर्ड सातवां इलेक्ट्रॉन। पहले मैं 3 सिंगल अपवर्ड में भर दिया, फिर मैं उसकी पेयरिंग स्टार्ट करूंगा, तो आठवां यहां आ गया डाउनवर्ड। अगर 9 इलेक्ट्रॉन होते तो कहां भरा जाता, अगले में भरा जाता 9वां डाउनवर्ड, फिर अगले में भरा जाता 10वां डाउनवर्ड। तो 5 6 7 ये प्लस वाले हैं ऊपर जो दिखा रहा हूं, मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ है, ये 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक कंप्लीट हो गए, तो ये 5th, ये 6th, ये 7th एंड देन ये S माइनस हाफ क्या होगा 8th इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम वही लिख रहे हैं, L0 हो गया। तो M पे आते हैं। अब जब M पे हम जाएंगे तो M क्या लिखेंगे हम इसके लिए, हम M इसके लिए लिखेंगे -1, S क्या लिखेंगे प्लस हाफ, तीनों के लिए मैंने प्लस हाफ दिखाया था। उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। सो 6 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हो गई हमारे पास N2 L1 M। -1 के बाद क्या था, 0 में भरा था, और वो भी कैसा था अपवर्ड डायरेक्शन वाला, जिसको मैं प्लस हाफ दिखा रहा हूं। तो ये हो गई इसकी प्लस हाफ। तो N2 L1 M0 S प्लस हाफ, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 7th एंड 8th का बाकी है, तो हम यहाँ पे 7th इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं एंड देन 8th इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। सो 7th इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास आएगा N2 L1 M। मैंने कौन कौन से भर दिए थे, देखिए N2 L1 तो सेम है, M -1 0 हो गया है। नेक्स्ट हमारा बचा क्या है M इज इक्वल टू +1 एंड S हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस हाफ। पहले मैंने तीनों को एक एक करके प्लस हाफ वाला भर दिया था।
उसके बाद मैंने पेयरिंग स्टार्ट की थी N2 L1 M, उसके बाद M -1 में चला गया था और S हमने -½ दिखा दिया था, दिस इज -½ तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के सबके अलग अलग क्वांटम। अब आप देख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में किसी भी दो, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्वांटम नंबर हमको कंप्लीट एड्रेस की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे N1 0 है, L0 M। जैसे मैं फर्स्ट एंड सेकंड में कंपैरिजन करूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में N1 L0 M0 N1 L0 M0, बट S +½ -½ हो गया। तो 3 मैक्सिमम क्वांटम नंबर है जो सेम हो रहे हैं, लेकिन चौथा फिर भी डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो हर केस में चारों क्वांटम नंबर किसी भी केस में सेम नहीं हो सकते, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमको अलग अलग क्वांटम नंबर देखेंगे। किसी में भी आप कंपैरिजन कर लीजिए, मान लीजिए मैं थर्ड एंड फिफ्थ में कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या क्या कॉमन है थर्ड एंड फिफ्थ में? देखिए N2 कॉमन है, यहाँ भी N2, यहाँ भी N2, इसका L0, इसका L1, L डिफरेंट हो गया, फिर इसका M0 M -1, M भी डिफरेंट हो गया, इसका S +½ S सेम हो गया। तो N एंड S सेम है, थर्ड एंड फिफ्थ के लिए N सेम है, S सेम है, बट L एंड M क्या है, डिफरेंट है। तो इनके ये दो क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हो गए, समझ आ रहा है सबको? तो इस तरह से सारे क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये क्वांटम नंबर्स हो गए। ठीक है, मैंने एक चीज़ और आपको बताई इससे पहले कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरने, ये तीनों क्या किया मैंने, अपवर्ड भर दिया है। तो सिंगल पहले भरे जाएंगे जब भी P, D या F की बात होगी। S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दें, लेकिन जब भी यहाँ पे 3, 5 और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स हैं तो सब में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ये अभी हम आगे एक रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये पॉइंट याद रखिए। इसलिए मैंने 3 +½ से दिखाएं, 1 -½ से दिखा दिया। क्लियर सबको? तो ये सारे क्वांटम नंबर्स हो गए। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था सोडियम के लिए, उसी सोडियम के लिए दे रहा हूँ। ये होमवर्क है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था कि सारे क्वांटम नंबर्स क्या आएंगे चारों। तो इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन 281, पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन टोटल, ये सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं और वो फिर सब लोग मुझे सबमिट करते हैं। क्लियर है? इजी है, कर लेंगे सब लोग। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है SPDF नोटेशंस हैं, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर में बिलोंग करता है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे फर्स्ट N2 L1, तो N2 L1 नोटेशन पूछा है, L1 का मतलब P हो गया क्योंकि L0 रिप्रेजेंट करता है S, L1 रिप्रेजेंट करता है P। सेकेंड B N4 L0, तो N के लिए 4, B L0 का मतलब S। फिर C में क्या है, N5 L3, N5 मतलब 5, L3 किसके लिए आता है, F के लिए। फिर D N3 L2, तो 3 SPD, 2 किसके लिए आएगा, D के लिए आ जाएगा। तो इनके डिफरेंट नोटेशंस हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होने वाला है। सो N2 L1 को हम 2p से रिप्रेजेंट करें फर्स्ट, सेकेंड में 4s आ जाएगा, थर्ड में 5f आ जाएगा एंड फोर्थ में 3d। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, गिव द नोटेशन फॉर द सबशेल डिनोटेड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अच्छा वही क्वेश्चन है क्या, ये डिफरेंट है। N5 L2 कर लेंगे सब लोग। ये चलिए होमवर्क रहा आपके, मेरे लिए, सॉरी मेरी तरफ से आपके लिए। सो ये होमवर्क है, ये सब लोग करके और मुझे सबमिट कर देंगे। सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया नोटेशन, वैसे ही ये भी है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड। चलिए ये बताइए सब लोग। फर्स्ट हमारी बात कही जा रही है A के रिस्पेक्ट में, इन द सबशेल विथ L3। अब L की वैल्यू 3 है, तो आप या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूले से भी मैंने बताया, या L3 तो M की वैल्यूज हम लिख लेंगे। M की वैल्यूज मैंने लिखी -3, -2, -1, 0। मुझे पता है कि
m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो -l से +l तक। m क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स। तो मतलब अगर मैं इस तरह से ऑर्बिटल बना दूँ तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये मेरे पास 7 ऑर्बिटल्स हो गए। मैं ये सेपरेट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ऑर्बिटल्स हो गए। अब हर में 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। सो अगर मैं डायरेक्शन के साथ दिखा दूंगा भर के, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूले से मैंने आपको बताया 7 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अपने आप 14 इलेक्ट्रॉन, या एल और एम का फॉर्मूला लगा लीजिए जो हमने पढ़ा, ठीक है। वहाँ से निकल जाएगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होंगे वो आ जाएंगे आपके पास कितना, 2l + 1 के रिस्पेक्ट में 3 × 2 + 1 जो हो जाएगा 7, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने पढ़ा था 2l + 1, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो 7 × 2 हो जाएगा, जो क्या जाएगा कितना, 40। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2l + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। l की वैल्यू दी है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, और उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला था 2l + 1। तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर आप इस तरह से दिखा के कर लीजिए। तो इन द सबशेल विद L3, तो L3 जो सबशेल है, कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा L3, F सबशेल को, और F सबशेल में 14 ऑर्बिटल होंगे, और 7 ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर है। L3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबशेल को जिसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाए। सिमिलरली बी में क्या पूछा है, बी की अगर हम बात करें, देखिए इन द सबशेल विद N3, अगेन आप फॉर्मूला लगा दीजिए, N3 शेल है और इसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा है इन द शेल विद N3, तो क्या आएगा, वो तो सबको पता ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला 2n², फॉर्मूले में रखा 2 9 18, ये तो सबको ही पता है, तो 9 10 में पढ़ते हैं हम फॉर्मूला 2n² वाला, करेक्ट। देन से पहले कहें ऑर्बिटल विथ ml + 3, तो m इस बार ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है केवल, l नीचे दिखा दिया है, +3 एक ऑर्बिटल जिसको हम +3, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को। एक ऑर्बिटल है तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो +3 वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और m रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्बिटल्स को। तो ये एक ऑर्बिटल है, मतलब ये एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इफ द क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, नोट कर लीजिए सब लोग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इफ द क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होगा, है ना। डिफरेंट शेल अगर मैं बनाऊं तो जब सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये तो हमने पढ़ा भी है, पहले भी हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में देखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस जैसे N1 है, तो यहाँ एनर्जी सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4 में है और कोई इलेक्ट्रॉन 2 में है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4 वाली की एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, न्यूक्लियस के जितना पास है उसकी एनर्जी कम रहेगी। बोर्ड्स मॉडल अगर अप्लाई करें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उस फॉर्मूले से भी हमने देखा है कि यहाँ पे माइनस में आती है -13.6, अगर बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग देखें, इसमें आती है सेकेंड शेल में -3.4, तो ऊपर बढ़ती जा रही है एनर्जी, है ना। तो एनर्जी जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बोला हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में बोला ये हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में वो अपने है, उसके लिए N4 है, L1 है, M-1 है एंड S +12 हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो N4 का मतलब ये 4 हो गया, L1 है सॉरी, तो ये हो गया P, यानी 4P में प्रेजेंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा नहीं है, 1s 2s 2p 3p, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए नोट कर लीजिए चाहे, या फिर अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आ जाएगा। 4p तो निकल जाएगा, हम क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले का जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 1s 2s 2p में कैसे भरे जाते हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे आएगा, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया होगा, बट ये अभी इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको स्किप कर दीजिए। देन नेक्स्ट, द ऑर्बिटल हैविंग m-2 should not be present in the following subshells। बताओ क्या आएगा, क्या रहा है, ऑर्बिटल है m-2 should not be present in the following subshell, किस सबशेल में प्रेजेंट नहीं होगा m-2। अब m अगर -2 है तो l क्या होना चाहिए, l 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, सब हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर L2 हुआ तो m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे पास L2 है तो m आ जाएगा -2 2 2 -2 2 +2। अगर मेरे पास L3 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 2 +3। तो जब -3 से +3 की बात करूंगा तो इसके अंदर भी तो -2 आएगा ना, ये -3 से अगर मैं +3 की बात कर रहा हूँ तो ये -3 से +3 में भी -2 आ जाएगा, m-2। तो L2 या उससे बड़ा हुआ तो m-2 जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है शुड नॉट बी प्रेजेंट, तो वो किस सबशेल में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी L क्या होना चाहिए, L या तो मेरा 0 हो और 1। अगर मेरा L 0 और 1 है तो m की वैल्यू मुझे कभी भी -2, ये m की वैल्यू -2 मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर मेरा L 0 और 1 है तो m-2 मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ये सबको। सो L 0 या 1, तो L 0 या 1, 0 का मतलब S सबशेल और 1 का मतलब P, मतलब मुझे S सबशेल और P सबशेल देखना है। S सबशेल L0 एंड अगर P सबशेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो L क्या आ जाएगी 1। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये डी आंसर हो जाएगा मेरा, यानी P सबशेल। P सबशेल होगा तो L1, अगर L की वैल्यू 1 है तो m-2 कभी नहीं मिलेगा, करेक्ट, बाकी सब में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं हम ये क्या क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mx प्लस एटॉमिक नंबर इज दिस, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे, x नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पता होना चाहिए, या देखते हैं शायद कर लें। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको। क्वेश्चन में बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mx प्लस द मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एटॉमिक नंबर इसका 25 है, इज √15। एटॉमिक नंबर m का, तो मैं लिख रहा हूँ m, एटॉमिक नंबर मतलब 25 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो x प्लस आएगा। प्लस साइन कब आता है, प्लस साइन तब आता है जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 प्लस आएगा। सो x प्लस है तो x इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ x आर रिस्पेक्टिवली, ये है √15। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो √n+2 इज इक्वल टू √15। तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो आ जाएगा n²। पहले तो मैं इसका अंडर रूट दोनों साइड से हटा दूंगा स्क्वायर करके, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n² + 2n - 15। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n² + 5n - 3n - 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से ये तो आगे आपको पता ही है, सॉल्व करना आता है सबको। n मैंने कॉमन कर लिया तो n + 5 - 3 कॉमन हो गया तो n + 5 0। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं पढ़ी है तो आप आगे पढ़ लेंगे।
तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। सो n+5 n-3 इज इक्वल टू 0, तो दोनों के इक्वल 0 हो जाएगा। n+5 इज इक्वल टू 0 एंड n-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n +3 मिल जाएगा। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। यहाँ से तो n -5 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। n-5 कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस में तो आएंगे नहीं ना, तो यही आएगा 3, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास। किसके पास? ये जो mx+ है इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आंसर तो आ गया हमारे पास, यानी आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है 3, इसमें भी पहला ऑप्शन है 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 3। वैल्यू ऑफ x पूछा है कितना होगा। अब एटॉमिक नंबर 25 है, उसके लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसकी हेल्प से हम वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए वो सेकंड पार्ट आप छोड़ दीजिए, पहला आपके पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्लियर? चलिए, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, अभी भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन फॉर m0 if there are 30 प्रोटॉन्स इन एन एटम। 30 प्रोटॉन्स किसी एटम में, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि किसी एटम में 30 प्रोटॉन्स हैं, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 30 इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 30। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन फॉर m0, तो m0 के लिए निकालना है। 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। सो उसमें आपको n1 दिखाना पड़ेगा, n2 दिखाना पड़ेगा, n3 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब n1 में l की वैल्यू तो 0 होगी, तो m भी 0 आएगा। चलिए n2 की बात करते हैं। n2 में क्या क्या आएगा? l 0 आएगा, 1 आएगा, तो मैं 1 वाला नहीं ले रहा हूँ, l 0 ले रहा हूँ। वो भी लेना पड़ेगा मुझे, जो कि इसको मैं रफ कर देता हूँ। सो मैं ये l0 ले लिया और ये l1 ले लिया। अब ध्यान से समझना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसलिए। l0 में m क्या आएगा? 0। l1 में m क्या आएगा? m आएगा -1 + 1 0। तो मैं -1 + 1 वाला नहीं ले रहा हूँ, 0 केवल लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे क्या चाहिए, केवल m0 चाहिए, केवल मुझे m0 चाहिए। तो मैंने l1 के लिए, ये l1 जो लिखा हुआ है सब लोग ध्यान से देख लेंगे। l1 जो लिखा है इसमें m की 3 वैल्यूज आएंगी, -1 0 +1। मैं केवल m0 ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन m0 पूछा है, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। उसी तरीके से अब आगे मैं लिखूँ n3 थर्ड शेल, l0 l1 l2, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे थर्ड में, तो पहले में 2, सेकंड में 8, देन 18, कितने हो जाएंगे? 28। उसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि टोटल कितने हैं? 30। अब l0, तो इसमें एक m0 आएगा, l1 l2, इन सब में भी m0 m0। फिर n4, क्योंकि टोटल 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो n4 में l0 करते ही m0 करते ही s में 2 ± ½ आके टोटल 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैं 2 ही भर पाऊंगा। क्यों मैं 2 भर पाऊंगा? क्योंकि मैंने थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। टोटल काउंट करना है हमको, कितना? 30 रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 8 भरे, 18 भरे, वो 18। इन सब में m की बाकी वैल्यूज भी आएंगी, मैं केवल 0 वाली ले रहा हूँ। तो इस तरह के कितने m0 हमारे पास आ गए। तो अगर आप काउंट करें तो एक ये आया, एक ये आया m0 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 m0, टोटल 6 m0 इधर और एक m0 ये। तो m क्या रिप्रेजेंट, m0 m किसको रिप्रेजेंट? ऑर्बिटल्स, यानी आंसर हो जाएगा m0 वाले 7 ऑर्बिटल्स, और m0 अगर 7 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। सो आंसर क्या हो जाएगा? 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। m0 वाले, केवल m0 का पूछा, तो वैसे m1 का पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है?
द क्वांटम नंबर प्लस ऑफ माइनस ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली? नहीं। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पीड विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बोल रहा है टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, मतलब उसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। मैं पहले वाले को क्लॉकवाइज भी बोल सकता हूँ, मैं पहले ही वाले को एंटी क्लॉक भी बोल सकता हूँ, फिक्स नहीं है। अगर मैंने पहले वाले को क्लॉक बोला तो दूसरा वाला एंटी क्लॉक हो जाएगा, और अगर मैंने पहले वाले को क्लॉकवाइज बोल दिया तो दूसरा वाला एंटी क्लॉक होगा। अगर पहले वाले को मैंने एंटी क्लॉक बोल दिया तो दूसरा वाला क्लॉक वाइज। तो मतलब फिक्स नहीं कर रहे हैं। जबकि पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यानी प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ क्लॉकवाइज दिखाएगा, माइनस हाफ एंटी क्लॉक दिखाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस हाफ अगर एंटी क्लॉक हो गया तो दूसरा वाला माइनस हाफ क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मतलब फिक्स नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर जो हमने किए। इसमें एक दो क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड हैं, जो हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।